बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रामपुर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बड़ी रियासत थी। इस रियासत की बुनियाद रोहेला जुंगजू नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में रखी और ये 1930 तक कायम रही। रामपुर को अंग्रेज़ों की आशीर्वाद हासिल थी। ये इलाका गन्ना और कपास की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। नवाब इल्म दोस्त थे, चनांचे उन्होंने रियासत में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कायम की। लाइब्रेरी में उर्दू, फारसी और तुर्की ज़बान की 12,000 नादिर किताबें थीं। ये किताबें हाथ से लिखी हुई थीं। अंग्रेज़ पहली जंग अज़ीम के दौरान नवाब ऑफ रामपुर से नाराज़ हुए और रियासत को 1930 में कौमी आ लिया। यूं नवाबी ख़त्म हो गई। रियासत के आखिरी नवाब रज़ा अली खान अपने महल तक महदूद होकर रह गए। ये अपने बुजुर्गों के हीरे, जवाहरात, तलवारें और सोने के बर्तन फरोख्त करके अपने अखराजात पूरे करते थे। रामपुर के नवाब खाने पीने के रसिया थे। नवाब साहब का दस्तरखान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। हिंदुस्तान का बेहतरीन फल, बेहतरीन अनाज, बेहतरीन तरकारी और बेहतरीन गोश्त मीलों का सफ़र तय करके रामपुर पहुंचता था। नवाब साहब के पास बावर्चियों की पूरी फौज थी। ये फौज सारा दिन लगाकर आला और नफीस खाने बनाती थी। नवाब अमायदीन को जमा करते थे और ये लोग रात गए तक इन खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। रियासत के खात्मे के बाद नवाब के लिए दस्तरख्वान चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन वो बाज ना आए। वो ज़मीनें, जायदाद और जेवरात फरोख्त करके दस्तरख्वान चलाते रहे। एक रात अचानक अंग्रेज़ गवर्नर नवाब ऑफ रामपुर रज़ा अली खान के महल पहुंच गया। नवाब अपने मायदीन के साथ खाना तनावल फरमा रहे थे। गवर्नर को भी खाने की मेज़ पर बिठा लिया गया। गवर्नर डाइनिंग टेबल की शान शौकत, खानों की वैरायटी, जायका और नौकरों की फौज देखकर शशदर रह गया और इसने नवाब से कहा, नवाब साहब, आप आज भी इतना अच्छा खाना खाते हैं। नवाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गवर्नर साहब, हमारी रियासत हाथ से निकल गई तो क्या अच्छा खाना भी ना खाएं। गवर्नर खामोश हो गया। नवाब ऑफ रामपुर आखिरी सांस तक अच्छा खाना खाते रहे। सोने और चांदी के बर्तन तक बेच दिए, महल की ईंटें तक फरोख्त कर दी, लेकिन अपना दस्तरख्वान छोटा नहीं होने दिया। नवाब ने आखिरी दिन भी 100 लोगों को खाना खिलाया और वो खाना भी इतना ही शानदार था जितना रियासत के बानी फैजुल्ला खान के दस्तरख्वान का होता था। नवाब साहब की ज़मीनें, जायदाद और जेवरात ख़त्म हो गए, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं बदला। वो नफीस तरीन खाना भी खाते रहे, शानदार ज़ियाफ़तें भी करते रहे, शिकार पर भी जाते रहे, लोगों को तोहफे तोहफ़े भी देते रहे, तालिब इल्मों के वज़ाइफ भी जारी रहे और नवाब की सवारी और लिबास से भी आखिरी सांस तक शाही खुशबू आती रही। वो आखिरी सांस तक नवाब रहे। दुनिया में 4 लाइफस्टाइल हैं: गरीबाना लाइफस्टाइल, शरीफाना लाइफस्टाइल, दरवेशाना लाइफस्टाइल और शाहाना लाइफस्टाइल। ये चारों लाइफस्टाइल मुस्तकिल हैं। गरीबाना लाइफस्टाइल गुर्बत में गुंदा हुआ लाइफस्टाइल होता है। इस लाइफस्टाइल में हाथ गंदे, लिबास शिकनज़दा और जूतों पर गर्द होती है। शरीफाना लाइफस्टाइल मिडिल क्लास का तर्ज ज़िंदगी होता है। पढ़ा लिखा, मुहज़्ज़ब, सूट पुराना लेकिन साफ़ सुथरा, जूते भी पुराने लेकिन रोज़ाना पॉलिश से चमकते हुए, मकान छोटा लेकिन साफ़ और गाड़ी दरमियानी लेकिन स्क्रैच लेस। दरवेशाना लाइफस्टाइल में एक अगमास, एक लापरवाही पाई जाती है। हर चीज़ में एक नफासत, एक रख रखाव होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बेपरवाही, एक लाताल्लुक़ी भी होती है। आप अगर इस लाइफस्टाइल को समझना चाहते हैं तो आप वारिस शाह की तारीख पढ़ लें। शाह साहब इंतहाई शानदार लिबास पहनते थे, बिस्तर भी आरामदेह और नरम होता था, लेकिन वो रहते मस्जिद के कच्चे हुजरे में थे। दूध आला नस्ल की भैंस का पीते थे, लेकिन प्याला मिट्टी का होता था। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का लिबास भी हमेशा साफ सुथरा होता था, लेकिन आप भी हुजरे में रहते थे और मिट्टी के चंद कच्चे बर्तनों के अलावा आपके पास कोई असासा नहीं था और पीछे रह गया शाहाना लाइफस्टाइल। ये बादशाहों और नवाबों का लाइफस्टाइल होता है। ये लोग उस वक़्त तक छींक भी नहीं मारते जब तक इनके हाथ में रेशम का रुमाल नहीं आ जाता। ये लोग अपना कफन भी अपने जुलाहे से बनवाते हैं और इसके लिए कपास भी पाक और साफ ज़मीन पर उगाते हैं। असल बादशाह, असल नवाब के बारे में कहा जाता है, ये लोग दोज़ख में भी ठंडा पानी तलब करेंगे। ये लोग मर जाते हैं, लेकिन इनसे खुशाही नहीं जाती। अंग्रेज़ जब बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज रहा था, बहरी जहाज़ तैयार खड़ा था, बादशाह को इसमें सवार किया जा रहा था। बादशाह के जिस्म पर उस वक़्त शाही लिबास के अलावा कुछ नहीं था। एक हिंदुस्तानी करीब आया और बादशाह को झुक कर सलाम कर दिया। बादशाह की गैरत ने उस वक़्त भी गवारा न किया कि वो सलाम करने वाले को खाली हाथ वापस भिजवा दे। बादशाह ने जेब में हाथ डाला,
عقیق سے بنی ہوئی اپنی آخری تسبیح نکالی اور سلام کرنے والے کے حوالے کر دی۔ بادشاہ نے رنگون میں اپنے کپڑے تک اپنے خادموں میں تقسیم کر دیے تھے۔ وہ آخر میں قدر کے عام لباس میں فوت ہوا۔ ہندوستان کی پرانی نواب ریاستیں چھن جانے کے بعد بہرے ہو جاتے تھے۔ وہ مرنے تک بہرے پن کی اداکاری کرتے تھے، کیونکہ حاجت مند کو انکار کرنا ان کی خو میں نہیں تھا اور کسی کی حاجت پوری کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ باقی زندگی کانوں پر ہاتھ رکھ کر گزار دیتے تھے، یا پھر نواب آف رامپور کی طرح محل کی اینٹیں اور دروازے بیچ کر دسترخوان آباد رکھتے تھے۔ ہمارے شہر میں ایک حکیم صاحب ہوتے تھے۔ یہ ہندوستان کی کسی ریاست کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اس وقت بزرگ ہو چکے تھے۔ وہ ایک دکان سے سودا خریدتے تھے۔ دکاندار نے ایک دن خان صاحب سے کہہ دیا، آپ سودا لے جایا کریں، پیسوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ یہ معمولی سی بات ان کے دل پر لگ گئی۔ وہ دوبارہ کبھی اس دکاندار کی دکان پر نہیں گئے۔ وہ اس قدر حساس تھے کہ ایک بار ان کے ایک مریض نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ وہ اٹھے، اندر گئے، کپڑے تبدیل کیے، ٹھیلا اٹھایا، بس پر بیٹھے اور شہر چھوڑ کر چلے گئے اور کبھی واپس نہ آئے۔ خان صاحب کا مکان بعد ازاں ان کے ایک عزیز نے فروخت کر دیا۔ میں نے لاہور میں بھی بے شمار ایسے کردار دیکھے۔ یہ لوگ لٹ لٹا کر ہندوستان سے واپس آئے تھے۔ یہ چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، معمولی ملازمتیں کرتے تھے اور تھوڑی رقم میں گزارا کرتے تھے، لیکن ان کے لباس، نشست و برخاست اور گفتگو میں گئے زمانوں کی باس ہوتی تھی۔ وہ کتے کو بھی کتا نہیں کہتے تھے۔ لاہور اپر مال میں ایک صاحب رہتے تھے۔ وہ نظام آف حیدرآباد کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ خطاط تھے۔ وہ خطاطی کر کے اپنا نان نکتہ چلاتے تھے۔ ان کی چائے میں ایک عجیب قسم کی سرمستی ہوتی تھی، کیونکہ وہ چائے میں زعفران ملاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو کافی مہنگی ہوتی ہے تو فرمایا، ہوتی ہوگی، لیکن میں مہنگائی کی وجہ سے اپنے خاندان کی روایت ترک نہیں کر سکتا۔ چائے پیوں گا تو زعفرانی پیوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ وہ رکے اور اس کے بعد بولے، چائے کی فطرت کا فیصلہ گرم پانی کرتا ہے اور لوگوں کے حسب نسب کا تعین مشکلیں کرتی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، وہ نوابی نہیں ہوتی جو غربت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، سونا سونا ہی رہتا ہے۔